हेलो बच्चा लोग, मेरा नाम है सुबोध कुमार और आज आप ये वीडियो देख रहे हैं एमएनएस के एग्जाम के लिए। देखो हमने क्या किया है, हमने एक 45 डेज का प्रोग्राम रखा है आपके लिए एमएनएस से रिलेटेड। ठीक है, इसमें क्या है, वैसे तो हम सारी चीजों को कवर कराएंगे लेकिन वन बाय वन आपको बताते हुए चलते हैं कि हम इन 45 डेज में किस सब्जेक्ट को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या है, इन टोटल 45 डेज में अपन ने एक पूरा का पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है तुम्हारा कि इन 45 डेज में आपको किस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। जनरली रीजनिंग का जो पार्ट है वो सारा पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्लीट सभी चैप्टर को। हमने इसमें क्या किया है, टायर 1, टायर 2, टायर 3 करके 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया। लास्ट ईयर जितने 10 साल के पेपर में जो मैक्सिमम पोर्शन पूछा गया है दैट इज बिलोंग्स टू टायर 1, जो उसके बाद थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है वो टायर 2, उसके बाद टायर 3। अब होता क्या है, आपको ऐसा लगेगा सर किसी पर कितना ध्यान दिया जाएगा। देखो चैप्टर सारे एक जैसे वैल्यूबल हैं, मैं सारों को एक ही आवाज में एक ही तरीके से एक ही टोन में पढ़ाऊंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा किस टायर का है। गॉट इट, मेरे को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, मैं सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर एक ही फॉर्मेट में पढ़ाने वाला हूं तुम्हें। ओके, हाँ ये बात जरूर है, अगर टाइम कम होता है या सर फोकस किस पर देना है वो डिपेंड करता है, अलग चीजें हैं। ठीक है, तो तुम्हें ये समझ के चलना है जो हमने ये 45 डेज का प्रोग्राम बनाया है, ये प्रोग्राम है जो कंडीशनल है, चैप्टर वाइज है। जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे उनका फॉर्मेट ऊपर नीचे हो सकता है, टाइम कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कुछ चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है तुम्हें जो जल्दी समझना है, तुम हमसे कन्वर्सेशन करोगे तो हम तुम्हें उसकी 1-2 क्लास और एक्स्ट्रा कराएंगे, तो कभी कभार ऊपर नीचे हो सकता है, बट कराएंगे आपको ये सारे चैप्टर जैसे लिखे हुए उसी फॉर्मेट के तरह से। कि अगर आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, देखो अभी तो जो लिखे हुए चैप्टर हैं उनको देखते हैं एक बार वन बाय वन, जो मैंने आपको बताया। देखो पहले दिन तो आज हम कर रहे हैं डायग्नोस्टिक, मतलब इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, अगर एक्चुअली मैं आपसे बताऊं तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एग्जाम में किस पोर्शन से कितना आता है, किसका वेटेज कितना है। लास्ट ईयर 10 इयर्स के पेपर को हमने ध्यान में रखा है, अप्रोक्सीमेट 10 ईयर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पहले जो टायर 1 के जो चैप्टर हैं उन्हें हमने आपके लिए रखा है फर्स्ट। कहां से रखा है अब वो भी देखते हैं। हमने उनको आपको रखा है कुल मिलाकर जितने भी चैप्टर, जैसे आप इसको देखो एक बार, चैप्टर जहां पर टायर 1 के हैं, ये सब चैप्टर आपके जो है ये टायर 1 के चैप्टर हैं, दैट इज बिलोंग्स टू अप्रोक्सीमेट टायर 2 है, ये टायर 1, अप्रोक्सीमेट 8 चैप्टर हैं। अब ये सभी 8 चैप्टर में जैसे यहां पर लिखा है नंबर सीरीज, अब मैं आपको बताऊं जनरली जो न्यूमेरिकल सीरीज है, अर्थमेटिक सीरीज भी होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज भी होती है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होती है, जिसे हम बोलते हैं एपीजीपी एचपी, बट वो यहां पर इतना यूज नहीं होती। ये सीरीज है, सीरीज सीक्वेंस और प्रोग्रेशन तीनों अलग अलग होती है, बहुत सीधी सी बात है, उसको हम तभी समझेंगे जब उसके बारे में बात करेंगे। अब नेक्स्ट वन, कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, जनरली लोगों को ये लगता है कि सर कोडिंग डिकोडिंग एक ही चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर एक है, पर 2-3 टाइप है अलग अलग। कैसे, जैसे एक एग्जांपल के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं कहूं मेरा नाम सुबोध है, ओके, इसको मैं किसी चीज में अरेंज कर देता हूं, किसी एक्स वाई जेड यू बी के ऐसे करके मैंने अरेंज कर दिया कुछ भी, ठीक है। अब जब मैंने इसको अरेंज किया इस फॉर्मेट में, तो आपसे एक नेक्स्ट वर्ड पूछा जाएगा उस फॉर्मेट में, दैट इज कॉल्ड कोडिंग। इसको क्या बोलते हैं, कोडिंग। इस बेस पर अगर मैं दूसरा बोलूं, रवि का नाम बोल दिया मैंने, रवि को इस बेस पर अरेंज करो, तो जो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड कोडिंग। बट अगर आपको इसका अपोजिट पूछ लिया जाए कि ये बताओ विवेक किसका वापस वैल्यू क्या होगी, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। किसी भी वैल्यू को डिकोड करना, तो कोडिंग और डिकोडिंग अपने आप में देखने में सब लोग यही बताते हैं दैट इज अ वन चैप्टर, बट मैं इसको हमेशा 2 चैप्टर बताता हूं। कोडिंग अलग है, डिकोडिंग अलग है। एक्चुअली डिकोडिंग पूछी नहीं जाती, पूछी कोडिंग ही जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कोडिंग किसको बोलते हैं और डिकोडिंग किसको बोलते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट थिंग, अब अगली बात है हमारे पास जो चैप्टर है हमारा, दैट इज ब्लड रिलेशन। ओके, अब अगर मैं ब्लड रिलेशन की बात करता हूं तो ये भी चैप्टर फिर वही वाली बात आएगी, सर बहुत सारे एग्जाम में बहुत अलग अलग लेवल का आता है, तो देखने के लिए चैप्टर छोटा भी है, करने के लिए भी, बट अगर समझाने की बात की जाए तो सारे फॉर्मेट जितने लास्ट ईयर पूछे गए सारे फॉर्मेट को अगर डिवाइड करूंगा तो 4 से 5 फॉर्मेट एटलीस्ट बनेंगे ही बनेंगे। ओके, तो इसके लिए भी आपको पढ़ाया जाएगा, यानी 4 से 5 फॉर्मेट। ए बी का ब्रदर है, बी सी का चाचा है यानी अंकल है, तो अलग अलग फॉर्मेट है। कभी कभार लिखा होता है रवि मोहन से इस तरह से रिलेटेड है, तो वो एक अलग है। एक होता पॉइंट आउट करने वाले, रवि ने मोहन को पॉइंट आउट करते हुए कहा ये मेरे रिलेशन में ऐसे है, दैट इज द थर्ड टाइप। तो बहुत सारे टाइप होते हैं, उनके बारे में हम तब देखेंगे जब क्वेश्चन आएंगे।
अभी मैं आज आपको केवल चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं कि किस चैप्टर के अंदर क्या होता है। गॉट इट? नेक्स्ट वन। अब देखो, जो फिगर क्लासिफिकेशन है, इसे मैं हमेशा सबको एक चीज बताता हूं, जनरली मैं आपको पढ़ाऊंगा तो, बट आपकी जितनी खुद की थिंक ब्रॉड होगी उतना आप समझ पाओगे। कुछ लोग होते हैं एक बार देखते ही क्लिक कर लेते हैं, कुछ लोग बनाते रहते हैं बार बार। तो फिगर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, दैट इज डिपेंड ऑन दी दो टाइप की रीजनिंग होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल तो जो मैं आपको समझा रहा हूं, नॉन वर्बल क्या होती है, जो आपको दिखाई देती है। तो उसके बारे में बात करते हैं, यहां पर सारी फिगर से रिलेटेड होगी। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? ये भी एक तरह का क्या होता है, जैसे आपके पास रीजनिंग का पोर्शन है, ठीक है, रीजनिंग में बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो आपको दिखते हैं कि वो एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन यानी वर्ड प्रॉब्लम टाइप के दिखाई देते हैं, वो क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद स्पेस विजुअलाइजेशन में भी ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन आपके कहां होते हैं बेटा, फेस रीडिंग वाले में, जो आपके जितनी भी आपके साथ वो आते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, आपने पढ़ा होगा, दैट इज बेसिक, जितने भी स्ट्रक्चर आती है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो सब आएंगे। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, बहुत पहले से पूछा जा रहा है, बट प्रॉब्लम जानते हो क्या है, आज इसका यूज सबसे ज्यादा हुआ है डिसीजन मेकिंग चैप्टर का। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, आपको बोल दिया जाएगा आप एक आर्मी अफसर हैं, आप यहाँ की सिक्योरिटी कर रहे हैं, आपका दोस्त आता है, वो बोलता है 10 मिनट के लिए आप जाओ, मैं यहाँ रह लेता हूँ, वो किसी भी आर्मी से, आर्म फोर्सेस से बिलोंग नहीं करता, आप क्या करेंगे, आपका जाना जरूरी है, दैट इज डिसीजन मेकिंग। क्यों? क्योंकि जो आपको ड्यूटी दी गई है वो फर्स्ट है, बाकी सब बाद में है। यही देखना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग का मतलब यही होता है किसी भी बंदे से ये चेक करना कि उसे अपने मूल्य क्या है, उसके खुद के उसके बनाए हुए रूल कहां पर लाई करते हैं, दैट इज डिसीजन मेकिंग। गॉट इट? बहुत क्वेश्चन आते हैं डिसीजन मेकिंग के भी, और ये डेली लाइफ में बहुत यूज होते हैं, ये भी याद रखना, जब आप अफसर बन जाओगे तब भी और बिना बने भी, दैट इज डिसीजन मेकिंग। गॉट इट? नेक्स्ट, अगर मैं टायर 2 की बात करता हूं, अब देखो जरा, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, इन सब चैप्टरों को कराकर आपका एक टेस्ट लेंगे। ओके, अगर आपके टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आते या किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो अपन लोग उस टेस्ट के बेस पर आपको वो चैप्टर दोबारा से भी कराएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके चैप्टर का रिवाइज भी कराएंगे, रिवीजन भी होगा, सारी चीजें होंगी। तो आपको ये चीज देखनी होगी, अगर आपका कोई भी पोर्शन कम रहता है तो आप उसके बारे में कभी भी पता कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, ग्रुप में सेंड करके कभी भी आप पता कर सकते हैं कि इसके लिए क्या करना है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, दैट इज टायर 2 इज व्हाट, टायर 2 में क्या आएंगे, ऐसे चैप्टर आएंगे जिन चैप्टर का वेटेज पिछले 10 साल में थोड़ा कम रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आए, ये रहा है कि थोड़ी वैल्यू पहले टायर 1 के रेस्पेक्ट में कम आई है। ओके, तो टायर 2 में देखो कौन कौन से चैप्टर हैं आपके, टायर 2 में हमारे चैप्टर हैं, फर्स्ट वन इज अल्फाबेटिक सीरीज। देखो मैंने बताया था ना, सीरीज दो तरीके की होती है। ओके, एक न्यूमेरिकल सीरीज होती है, एक अल्फाबेटिक सीरीज होती है। अब देखो, सब लोग आपको याद करने के तरीके बताएंगे, सर इजोटी से याद कर लो, अल्फाबेटिक इजोटी से याद करो, पर मेरा ये तरीका नहीं है। ओके, मैं आपको एक बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा, और इतना बेहतरीन, अगर आपको कोई रात को नींद में उठा के पूछेगा ना कि के कहां आता है, तो तुम्हारे मुंह से 11 ही निकलेगा। ये मेरी बात याद रखना, ठीक है? ओके, तो मैं तुम्हें तरीके बताऊंगा कि इसे कैसे किया जाता है। ओके, डन। नेक्स्ट आपका जो आएगा बेटा, दैट इज एनालॉगी। क्या होती है एनालॉगी? वर्ड एंड नंबर पर बेस होती है, दैट इज डिफरेंस। एनालॉगी क्या होता है, चार आपको दे दिए गए ऑप्शन, उनमें से एक डिफरेंट किस बेस पर है। ओके, नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ओड वन आउट, ये भी वही कॉन्सेप्ट है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। एनालॉगी क्या होता है, ओड वन आउट का मतलब तो होता है कोई एक इनमें अलग है, उसको निकालो। एनालॉगी में होता है एक तरह का रिलेशन, वो चेक करना होता है। ओके, नेक्स्ट वन, रैंकिंग एंड ऑर्डर। देखो इसमें 6 टाइप आते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊं, 6 क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन किसी एग्जाम में ना तो पूछा गया ना पूछा जाएगा, ये भी गारंटी है, आने वाले 10 साल में नहीं पूछा जाएगा, ये भी बिल्कुल सीधी सी बात है। क्या क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक छोटी सी थिंग, रवि की पोजीशन टॉप से 15 है, बॉटम से 13 है, तो ये बताओ टोटल कितने लोग हैं रवि की क्लास में। दैट इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑफ रैंकिंग एंड ऑर्डर। गॉट इट? नेक्स्ट वन, एनालॉगी ऑफ फिगर। जैसे एनालॉगी वर्ड और न्यूमेरिकल की थी, वैसे एनालॉगी किसकी होगी, फिगर की। दैट इज डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इसे डायरेक्शन टेस्ट भी बोलते हैं, ये भी अच्छा खासा चैप्टर है। मेरा मानना यह है कि ये क्वेश्चन, ये वो चैप्टर हैं सभी जो आपकी विजुअलाइजेशन को बताते हैं, आप कहां तक समझ पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, फिगर सीरीज। फिगर सीरीज क्या होता है, आपको 4 फिगर दे दी जाएगी, फिफ्थ फिगर इज व्हाट, पांचवी फिगर कौन सी आएगी इसी बेस पर। नेक्स्ट वन,
पैटर्न कंप्लीटेशन मतलब क्या होता है? आपको पैटर्न कंप्लीटेशन में देखो एक चीज होती है, जैसे आपको एक बता दिया गया, एक चीज की ऐसे 3 पैटर्न दे दिए, मैं ऐसे घुमाकर बता रहा हूं, ऐसे एग्जांपल, यहां क्या आएगा तो आपको पता है यहां पर भी इसी फॉर्मेट में आएगा, दैट इज पैटर्न कंप्लीटेशन। ये इजी चैप्टर होते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, एक एक दिन में 2-2 चैप्टर हो जाते हैं, बट हम आपको इतने क्वेश्चन कराएंगे और इतने क्वेश्चन देंगे आपको करने के लिए कि आपका एग्जाम में कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इज व्हाट? मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। देखो बेटा, मैं फिर बताता हूं, दोबारा से ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे बोलूं ये इसकी इमेज ये, दैट इज ये इमेज है, इसकी इमेज है, ये भी इमेज है, बट वाटर कभी तुमने वर्टिकली फिल होते हुए देखा नहीं? जब भी वर्टिकल इमेज आएगी दैट इज मिरर। हॉरिजॉन्टल में भी मिरर हो सकता है, वर्टिकल में भी हो सकता है, बट हॉरिजॉन्टल में वाटर इमेज होती है, हॉरिजॉन्टल में कभी मिरर इमेज नहीं, वो नहीं होती, क्या बोलते हैं उसको, वर्टिकल में कभी वाटर इमेज नहीं होगी। वाटर इमेज हमेशा क्या होगी? हॉरिजॉन्टल में, और मिरर इमेज दोनों में होगी, वर्टिकल भी होगी और हॉरिजॉन्टल भी होगी। दैट्स इट, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? दैट इज एम्बेडेड फिगर। का मतलब क्या होता है? आपको एक फिगर दे दी जाएगी, उसमें से पूछा जाएगा ये वाला पोर्शन इस फिगर, 4 फिगर में से कौन से में है, दैट इज ये जो फिगर बना हुआ है इन चारों में से किस से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड फिगर। एम्बेडेड फिगर मतलब क्या? इनमें से बताओ किसके अंदर, ये फिगर के अंदर चारों में से किसके अंदर ये पूरी तरह है। ओके, वैसे तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब इन सारों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी एक चीज और बहुत काम की, वो क्या? देखो, टायर 1 तुमने देखा था, अभी मैं जो तुम्हें बता रहा था उससे 50% क्वेश्चन आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 50%, ठीक है। टायर 2 से आपके जो क्वेश्चन है 35%, ओके, और टायर 3 से जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं दैट इज 15%, ओके। अब ये लास्ट चीजें समझो, टायर 3 से 15% है, चैप्टर सभी में सेम है, बिल्कुल सीधे। मैं तुम्हें बता देता हूं, चाहे किसी से 15 आए, चाहे किसी से 50 आए, चाहे 35 आए, एक बार पढ़ना है और गारंटी मेरी है 90% से नीचे कोई नहीं रहेगा, ये बिल्कुल फिक्स है। ये रीजनिंग है, सोते सोते भी ढंग से करोगे, सारे कॉन्सेप्ट लगा के करोगे, कुछ रटना नहीं पड़ेगा, और 90% से कभी कम मार्क्स नहीं आएंगे, ये गारंटी है, लिख लो कहीं पर, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? सिलॉक्स। कुछ भी पूछ ले एग्जाम में। अब देखो, जैसे सिलॉक्स है और एक होता है वेन डायग्राम, यहां पर इसके 15% लिखे, लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है, पॉसिबल है। आप ये नहीं कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। व्हाई? बिकॉज जो वेन डायग्राम और सिलॉक्स जो चैप्टर है ना, ये अपने आप में बहुत वेटेज रखते हैं हर जगह, ठीक है। अब जब हर जगह वेटेज रखते हैं तो तुम्हारे पास क्या है इसका? देखो, पिछले 5-6 साल में जो हमने बनाया, जो हमने चेक किया, उस 5-6 साल में कोई भी क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं आए, बट अगर इस बार पूछ ले तो तुम मना नहीं कर सकते। और ये दोनों चैप्टर एक साथ पढ़े जाएंगे, वेन डायग्राम और सिलॉक्स, और दोनों बहुत अच्छे चैप्टर होते हैं। दोनों के दोनों चैप्टर से मेरा मानना है कम से कम 2-2 एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ये आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, और ये वो चैप्टर है जिनका आंसर हर कोई बच्चा नहीं दे पाता, तुम्हें देना है, लेकिन समझे, और बिल्कुल सही दोगे। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट? स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। देखो, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट जब तुम सिलॉक्स पढ़ लोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। जनरली जो मैं सभी को बताता हूं, पिछले 14 साल से यही सभी को बता रहा हूं, वही समझो एक चीज। अगर आपके पास एक स्टेटमेंट लिखा है, कुछ अधिकारी, ध्यान से सुना, सम ऑफिसर्स आर पॉलिटिशियन, बट इंडिया में पॉसिबल नहीं है, उसको अपनी पोस्ट छोड़नी होगी, तब वो बन पाएगा पॉलिटिशियन। अब आप वहां पर अगर अपना जीएस यूज करोगे, यानी जनरल स्टडीज यूज करोगे, आप करोगे सर पॉसिबल ही नहीं। बेटा, सिलॉक्स, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट का पहला रूल है जनरल स्टडीज निकाल के बराबर में रखो, और जो आपको स्टेटमेंट में दिया है उसी के बेस पर चलो, उससे अलावा कुछ भी बात नहीं करनी है। ओके, जो भी दिया उसने, अगर उसने बोल दिया ना सम पाकिस्तानी आर इंडियन, तो भाई मानना पड़ेगा उसमें लिखते हुए, कोई टेंशन नहीं, आप मना नहीं कर सकते, भले ही आप नागरिकता दो या ना दो, कोई मतलब नहीं बैठता इस चीज का, समझे बात को। तो बेटा, ये जो आर्गुमेंट और स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारे ऐसे हैं। आपके पास एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसमें कंक्लूजन दिया होगा, आपको उसी स्टेटमेंट के बेस पर उस कंक्लूजन को पढ़ना है और बताना है क्या सही है क्या गलत। इन सब के बारे में मैं तुम्हें बहुत आराम से बताऊंगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूं, किस तरीके से आप पढ़ेंगे, हम कैसे पढ़ाएंगे, और मेरा पढ़ाने का क्या तरीका है, बस सीधी सी बात ये। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा यहाँ पे, 1 सेकेंड, स्टेटमेंट और कंक्लूजन अजम्पशंस। मतलब क्या होता है? ये भी एक तरह का चैप्टर उसी से आता है। ये देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं, एक इसमें पंचलाइट भी आता था चैप्टर, लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं आता, ठीक है। ये कुल मिलाकर 8 चैप्टर होते हैं जो स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन पर बेस्ड होते हैं।
इसी में एक चैप्टर और भी होता है, अगर यहाँ पर लिखा होगा पजल इनपुट आउटपुट पेपर फोल्डिंग कटिंग, नहीं लिखा है, वो भी चैप्टर तुम्हारे पास नहीं है। उस चैप्टर का नाम है बेटा वीक एंड स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, ठीक है। तो कुल मिलाकर 8-9 चैप्टर होते हैं ऐसे, जो केवल स्टेटमेंट बेस पर ही होते हैं, ओके। और इन चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन हर साल आएंगे, ये भी याद रखना। आप ये नहीं कह सकते नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे 2-3 क्वेश्चन इनसे, क्योंकि ये आपको ये बताते हैं कि स्टूडेंट कितना ज्यादा पंक्चुअल है। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनना, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको हमेशा पहली बार दिखाई देंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं और बताता हूं तुम्हें, जनरल से समझना। अभी हमारे यहाँ पर मानसून अच्छा खासा नहीं है इस बार इंडिया में, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा होगा, ऊपर स्टेटमेंट लिखा होगा, इंडिया के जितने भी एग्रीकल्चर लोग हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पर्सन है, उन सभी की जो अर्निंग है वो डिपेंड करती है मॉनसून पर, ठीक है। नीचे लिखा होगा इस बार मॉनसून अच्छा नहीं है, तो उनकी जो अर्निंग हुई होगी वो अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल सही, बिकॉज ऊपर साफ साफ लिखा है, संभावना नहीं है, दैट इज नॉट अ कोई अजम्पशन नहीं, वो है क्या बोलते हैं उसको, सीधे सीधे स्टेटमेंट है। कोई आपको इसमें पॉसिबिलिटी नहीं दी कि ऐसा होगा तो ये होगा या नहीं होगा। उसने सीधे सीधे बोला कि अगर मॉनसून अच्छा नहीं होता तो हमारे यहाँ के लोगों की जो अर्निंग है वो अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल सही है, बेकार होगा तो उतना ज्यादा बढ़ी नहीं पाएगा। ये डिपेंड करता है, एक एक और एग्जांपल बताता हूं। इसी बार अप्रैल में हमारी जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई ने हमारी जो जीडीपी की दर है वो 7.2 से डिक्रीज कर 6.8 कर दी, और केवल 2 कारण, मॉनसून का अच्छा ना होना और दूसरा कारण है जितना कंट्रीज में जो वो चल रही है वॉर, उन दोनों की वजह से। समझ में आया बात मैं क्या बता रहा हूं? ये एक्चुअल थिंग भी है, तो आपको समझना होगा कि यहां पर जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको जितने भी स्टेटमेंट में जो भी दिया गया उस पर बेस्ड ही पढ़कर आपको आंसर देने होंगे। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? पजल। सिटिंग अरेंजमेंट की जो पजल आती है वो भी इसी तरीके होता है। आपको क्या होगा, देखो इसमें भी 2-3 टाइप होते हैं। अब देखो पजल एक होती है 1D, एक होती है 2D, एक होती है 3D। अब ये कहेंगे 1D 2D 3D क्या होती है? देखो 1D का मतलब है मैं 4 आदमियों को बुलाता हूं या 4 लोगों को ABCDEFG ऐसे करके मैंने 7 लोगों को बैठाना है एक सर्कुलर टेबल पर, ठीक है। मेरे को केवल उनकी पोजीशन चाहिए, दैट इज 1D, दैट इज वन डायरेक्शन। एक ही चीज चाहिए, केवल उनके बैठने का अरेंजमेंट। दूसरा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि उनमें ब्लड रिलेशन भी दे दिया गया 7 लोगों में, कि ये एक फैमिली के लोग हैं, 1 बाय 1 7 को आपको दे दिया, तो जैसे उन 7 लोगों को आपको ब्लड रिलेशन दे दिया, तभी आपको पता लग जाना चाहिए सिटिंग अरेंजमेंट के साथ ब्लड रिलेशन आ गया, दैट इज 2D, 2 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन क्या होता है? ये सबसे ज्यादा आती है बैंकिंग में, तुम्हारे पास नहीं आता ऐसे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम कैसे डिफरेंशिएट कर पाओ। पता लगा कोई बुक उठा के शुरू हो गए तुम पढ़ना। देखो अगर कोई तुमसे बोले 3D इज व्हाट, देखो सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, नेक्स्ट प्रोफेशनल्स क्या क्या है उनके, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, तो अब आपको 3 चीज आ गई, दैट इज कॉल्ड 3D। समझे बात को? जब 3D आ जाएगा तब ये और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो समझे, अब तुम्हारे पास केवल 1 और 2D तक के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर होता है, बहुत इजी होता है, आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ, ये अच्छा चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट, बहुत अच्छा चैप्टर होता है। मैं तुम्हें बताऊं, इस चैप्टर की एक खासियत होती है क्या, एक आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसमें दिया होगा एक मशीन इनपुट, इस इनपुट को लगाकर, जैसे मैं तुमसे कहता हूं HIJK लिख दिया, पहले वाले में आपको एक इनपुट दिया और ए को फर्स्ट रखा, क्यों? अल्फाबेट में ए कहां आता है? फर्स्ट पर आता है। सेकंड वाला इनपुट दिया तो बी को फर्स्ट रखा, फिर सी को, तो इसे बोलते हैं 1 बाय 1 आपको अरेंज करके दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड, आपने एक इनपुट डाला किसी मशीन के अंदर, उसके आउटपुट ये आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट और आउटपुट। गॉट इट? उसी इनपुट के बेस पर और आउटपुट का जो बेस है, आपको अगला क्वेश्चन सोल्व करना होगा पूरा पूरा, कि इसके इनपुट कितने होंगे और आउटपुट कितने होंगे। ओके डन? तो ये था हमारा। नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखो हमने यहां पर जो टाइम दिया है, ये टाइम केवल एक तरह का हमने अपनी साइड से कंडीशनल रखा है कि हमारे अनुसार इतना टाइम लग जाना चाहिए। बट अगर कोई चैप्टर आपको समझ नहीं आया और आपने उसकी क्वेरी डाली कि सर हमें दोबारा से पढ़ना है, तो उस चैप्टर को पूरा रिवाइज करा दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो ये भी याद रखना। तो अगर मैं डे 1 की बात करूं, 1 और 2, तो हमने देखा, देखो जो आज हम कर रहे हैं ओरिएंटेशन और डायग्नोस्टिक की क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद 3 और 4 में सबसे पहले चैप्टर। अब एक चीज और बताता हूँ, ये चैप्टर हमने लिखे हैं, ठीक है, डन, लिखे हैं, पर जरूरी नहीं इसी ऑर्डर में होंगे, हाँ ऑर्डर चेंज हो सकता है भाई, क्योंकि टीचर के पढ़ाने का जो ऑर्डर होता है वो अपना ऑर्डर अपने तरीके से पढ़ाएगा, मेरा ऑर्डर मेरा है, मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा। हाँ, लिखने के लिए मैंने ये 1 बाय 1 टाइप करवाए
और वो आपको दे दिए कि ये ऐसे ऐसे चैप्टर होंगे, इनको इस तरीके से किया जाएगा, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, इसलिए इन पर फिक्स नहीं रहना है किसका ऑर्डर पहले आएगा। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट थिंग, कोडिंग डिकोडिंग 2 दिन के लिए बिल्कुल सही है। ब्लड रिलेशन 1 से 2 लेक्चर। नॉन वर्बल रीजनिंग सीरीज सही है, ये भी 100-200 लेक्चर। एनालिटिकल प्रॉब्लम सभी में। अब हमारा 21 डेज पर पहला टेस्ट होगा, दैट इज ऑल आर बिलोंग्स टू टायर फर्स्ट। जब आपका टायर फर्स्ट हो जाएगा, आपका टेस्ट हो जाएगा, सभी के एटलीस्ट 60% से ज्यादा मार्क्स आएंगे, तभी हम टायर 2 पर पहुंचेंगे, याद रखना। नहीं तो हम क्या करेंगे, 1-2 दिन पुराने वाले की पूरी क्लास लेंगे, जो भी आपका सबसे ज्यादा गलत रहा होगा उस बेस पर। ओके, मॉक टेस्ट के बेस पर यही किया जाएगा। ओके, डन। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब आते हैं टायर 2 पर। टायर 2 पर हमारे ये सभी टॉपिक है। इसके बाद 35 डेज के बाद आपका फिर दोबारा से 36 डेज पर, कब, 36 डेज पर आपका एक टेस्ट होगा। गॉट इट। अब उसके बाद नेक्स्ट, उस टेस्ट के बाद फिर हम आएंगे 4 पर, और ये 45 डेज का है। देखो हमारे पास इससे ज्यादा दिन है अभी, बट हमने 45 डेज का इसलिए बनाया है कि अगर इन 45 डेज में हम 100% एफिशिएंट हो पाए अपनी बात पर, ठीक है, और आप भी 100% हो पाए, तो हमें इसके आगे केवल रिवाइज करना पड़ेगा। नहीं तो जो चैप्टर आपके होंगे उनको हम पूरी तरह से फिर दोबारा से कंप्लीटली पढ़ाएंगे, जो आपसे नहीं होंगे। गॉट इट। नेक्स्ट थिंग, इसके बाद फिर आपका टेस्ट होगा। फिर उसके बाद अब देखो, जो मैंने आपसे बताया, इन सभी टॉपिक में जो टायर 1 वाले हैं वो 50% है। कितने बेटा, 50%। ओके, अब इन 50% टॉपिक पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो इन टॉपिक के लिए हम करेंगे क्या, इन सभी 50% टॉपिक के लिए हम एक टॉपिक को करने के बाद उस पर आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चन की एक शीट देंगे, जिस क्वेश्चन को आप करेंगे, ठीक है, वो आपके ग्रुप में आपको सेंड कर दी जाएगी हर एक टॉपिक की। हाँ, ये बात हमारी गारंटी है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट 35, ये 35%, ये 15%, दैट इज टायर 3। हम तीनों पर फोकस करेंगे इक्वली, बट ये केवल आपके लिए है कि अगर आप टायर 1 को अच्छे से करें, पूरा फोकस पहले उस पर दें, उसके बाद टायर 2 पर, उसके बाद टायर 3 पर। ओके, डन। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, एक चीज और याद रखना, कोई हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, बंगाली मीडियम से हो, पंजाबी मीडियम से हो, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। अपन इंग्लिश और हिंदी दोनों को एक साथ पढ़ाएगा। गॉट इट। आप बिल्कुल हिंदी मीडियम से हैं तो बताएं, इंग्लिश मीडियम से हैं तो बताएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दोनों मीडियम को एक जैसा ही रखा जाएगा, एक्चुअली वही 2 मीडियम है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन पर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिए जाएंगे। जो कम इंपॉर्टेंट होंगे ऐसा नहीं, उन पर कम ध्यान देंगे, बट ये है उनके क्वेश्चन थोड़े कम, क्योंकि उन पर वर्क थोड़ा कम हो। ज्यादा जिससे आते हैं क्वेश्चन पर, उन्हीं पर वर्क किया जाए। ओके, डन। नेक्स्ट थिंग, देखो पहला टेस्ट जो मैंने बताया मॉक टेस्ट, वो कहां होगा, 21। अब ऐसा भी नहीं है कि केवल एक ही मॉक टेस्ट होगा, ये भी याद रखना। मेरा तरीका यही है कि एक मॉक टेस्ट की जरूरत अगर है तो एक, सभी के नंबर अच्छा है तो सही, नहीं तो 3 दिन बाद एक और दूसरा मॉक टेस्ट। गॉट इट। नहीं आए फिर 3 दिन बाद एक और मॉक टेस्ट। चैप्टर चलते रहेंगे, आप मॉक टेस्ट देते रहेंगे इस बीच में। जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। और बेटा, जो अच्छा पढ़ने वाले हैं उनका सिलेक्शन तो सब कराते हैं, अब उनको उसका कराना है जो कम पढ़ता है, जिसका इंटरेस्ट जगाना है। समझ में आया नहीं है? और मेरा काम यही है, हर एक के लिए इंटरेस्ट जगाना। गॉट इट। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, दूसरा जो टायर 2 का होगा 36 डेज पर होगा। मैं फिर बता रहा हूं कि एक ही टेस्ट नहीं होगा, मॉक टेस्ट ऐसा भी हो सकता है 21 से लेके 35 के बीच में हर 2 दिन में मॉक टेस्ट हो, और इस बीच में 10 मॉक टेस्ट हो जाएं टायर 1 के। पॉसिबल है, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। जब तक आपका टायर 1 पूरी तरह नहीं होगा, टायर 2 के मॉक नहीं होंगे। एटलीस्ट 60-70% लोगों के तो 90% नंबर आने ही चाहिए, और आएंगे, मैं तुम्हें बताता हूं गारंटी से। ओके, उसके बाद टायर 3 से पहले और टायर 2 के बीच में 11 डेज हैं। वही फिर दोबारा से एटलीस्ट 9 से 10 मॉक आपके कराएंगे ही कराएंगे, जो भी आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन उसी फॉर्मेट पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 45 डेज के बाद, ऐसा नहीं है कि सर 60 दिन बचे हैं एग्जाम के, आप 45 डेज का प्रोग्राम लेके आए, कोई मतलब नहीं। 15 दिन तुम्हारे पढ़ने के हैं, और उन 15 दिन में भी हर रोज लाइव आएंगे और आपको हर रोज बताएंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट, तो ठीक है,
ये हमारे 27 टॉपिक है, 27 और 45 दिन है। इनके लिए स्टार्ट करते हैं आपका बैच। नेक्स्ट आपकी वीडियो जो भी होगी, आपका जो लाइव बैच होगा आपका स्टार्ट होगा इसके बाद फर्स्ट टॉपिक से। और वो फर्स्ट टॉपिक कुछ भी हो सकता है, टायर 1 टायर 2 किसी का भी हो सकता है। बट याद रखना हर रोज 50 क्वेश्चन मिलेंगे, हर चैप्टर का टेस्ट भी होगा, चाहे वो एक दिन बाद हो चाहे वो अगले दिन हो। आपको हर रोज का काम रोज पूरा करना है, कोई भी काम आपको छोड़ना नहीं है। ये गारंटी हमारी है कि सिलेक्शन आपका होगा ही होगा। 90% से ज्यादा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, 90% से ज्यादा मार्क्स आएंगे। अभी लिख के रख लो कहीं पर, बिल्कुल सीधे सीधे ग्रेटर देन 90, क्योंकि रीजनिंग में आज तक कभी किसी कम आए ही नहीं है। ओके, थैंक यू। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।